Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today March 23 we will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और अपडेट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूं कि जल्द ही फ्रॉम अप्रैल 2026 we will start Pre-Secure session in English along with Assamese documents. अभी जिस तरह से मैं प्रीसिक्योर को इंग्लिश हिंदी में तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन तो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अप्रैल से हम क्या करेंगे कि आपके लिए प्रीसिक्योर के सेशन का एसएमएस ट्रांसलेशन भी अवेलेबल करवाना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट एसएमएस मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं, सेशन समझने में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट हाँ ये होता है कि रिवाइज करने के टाइम में इंग्लिश में कंटेंट हो तो वहां दिक्कत आ जाती है, तो वो दिक्कत भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई में अपने बने रहिए। जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो यहाँ पर हमें चेक ये करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किन किन मेजर्स को कंसीडर किया जाता है, क्या इंडिया का स्टैंड है यहाँ पे। सेकंड इज अ टर्म विच वाज मेंशन्ड इन द न्यूज, एमएक्सेंस। इसकी हम बात करेंगे कि ये टर्म क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ये आसाम से भी रिलेटेड है, इसका एक कनेक्शन आसाम से भी है, तो आप इसको यूपीएससी और स्पेशली एपीएससी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। The third would be hypercapnic hypoxia. Hypercapnic hypoxia related to the conservation of mangrove. Mangrove conservation से ये term down to earth में mention किया गया, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फॉर सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री के केस में, सोलर एनर्जी के केस में भारत को सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये डेवलपमेंट है। यहाँ पर सरकार ने कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए हैं। द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट टॉपिक वुड बी व्हाइट रम्ड वल्चर। व्हाइट रम्ड वल्चर, वल्चर के बारे में, वल्चर कंजर्वेशन के बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया है। अगेन व्हाइट रम्ड वल्चर थे न्यूज में मेंशन, तो हम इनके क्राइटेरियाज देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन के लिए, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर आपके लिए होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। एक बड़ा सा इमोजी और यहाँ पे भैया जी स्माइल करते हुए ये इमोजी बना हुआ है। अब हमें जानना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का और बाकी देशों का क्या स्टेटस है। चलिए पहले स्टेटमेंट पर चलते हैं। द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन इन पार्टनरशिप विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गैलप। अगर बात करें करेक्ट और इनकरेक्ट का, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये चीज हमने चेक कर लिया है, राइट। स्वीट, ओके। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन इसको पब्लिश कर रही है। ये स्टेटमेंट हमारा अभी करेक्ट तो है बिल्कुल, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन करता है, साथ में गैलप नाम की इंस्टीट्यूशंस के भी एक्सपर्टाइज को यूज किया जाता है। वो देखो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि एसडीएसएन तो है ही, एसडीएसएन के साथ सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गैलप एंड ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, ये सब लोग मिलकर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है ना, कि कौन सी इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करती है। एनुअली इसको रिलीज किया जाता है मार्च 20 को। तो अगर मार्च 20 को वर्ल्ड हैप्पीनेस, जिस रोज हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं, अगर उस रोज आज हैप्पी थे या नहीं थे वो पता नहीं, पर आज से कोशिश कीजिए कि हैप्पी रहें। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, पर थोड़ा हैप्पी रहने की कोशिश करें। भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या स्टेटस है वो तो हम बाद में देखेंगे, कम से कम अपने हैप्पीनेस को तो इंप्रूव करें। पहला स्टेटमेंट करेक्ट रहा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो क्या लिखा है, द कोर रैंकिंग ऑफ द रिपोर्ट इज बेस्ड एंटायरली ऑन ऑब्जेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक डाटा लाइक जीडीपी पर कैपिटा एक्सक्लूडिंग एनी सब्जेक्टिव मैटर्स। ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ जीडीपी पे डिपेंडेंट होता ना वर्ल्ड हैप्पीनेस, तो यूएसए ज्यादा हैप्पी रहता, और जो नॉर्डिक नेशंस है जैसे फिनलैंड वगैरह जो हमेशा टॉप पे बने रहते हैं, वो हैप्पी ही नहीं रहते। तो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डाटा नहीं, इकोनॉमिक डाटा भी एक मेजर है, इसके अलावा बाकी कई और क्राइटेरियाज डिसाइड किए जाते हैं, तब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट डिसाइड किया जाता है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारा, in the 2026 report India secured the 116th rank, continuing a steady downward trajectory compared to its ranking in 2024-25। अब देखो ऐसा भी नहीं है भाई, मोदी जी इतना प्रयास कर रहे हैं कि भारत में लोग खुश रहें, लखनऊ की सड़कों पे लिखवाए जाते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में, आप गुवाहाटी में भी लिखवा सकते हैं। तो एक्चुअली ये सारी चीज कहने का मतलब ये है ना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा रैंक ना इंप्रूव हो रहा है, हम अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में नहीं है। ठीक है, थर्ड रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या है, द एसडीएसएन इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू मोबिलाइज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दैट्स कंप्लीटली करेक्ट, कि यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए, जो एसडीजी है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको अचीव करने के लिए जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज चाहिए, तो उसके लिए एक और बॉडी बना दी, एक इनिशिएटिव नया ले आया, क्या, एसडीएसएन के नाम का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो होगा, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करवाने के लिए अपना साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज देने का काम करेगा। एंड दिस बॉडी प्राइमरली इज प्रेजेंटिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट।
तो यहाँ पे 1 and 4 करेक्ट थे, आपसे पूछ क्या रहा है हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट्स पर इनकरेक्ट, आंसर क्या होना चाहिए ओनली 2। ओके, हम इंडिया के स्टेटस की अभी बात करेंगे कि इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है। जरा पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स कंसीडर किए जाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के लिए। तो एक जीडीपी पर कैपिटा तो कंसीडर किया ही जाएगा, यू कैन नॉट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, द परचेजिंग पावर पैरिटी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, अपने लाइफ पार्टनर चुनने का चॉइस, अपने लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का चॉइस, सिविल सर्विसेज करना है आपको, लेक्चरर बनना है आपको, पॉलिटिशियन बनना है, चाय वाला बनना है, आपकी चॉइस है, वोट किसको देना है, ये सारी चीजें है ना, आपके इंडिविजुअल फ्रीडम्स को भी कंसिडर किया जाता है हैप्पीनेस के लिए। सोशल सपोर्ट भी, हाउ मच सोशल सपोर्ट इज समवन गेनिंग, डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज का कितना सोशल सपोर्ट है, उनके बीच में क्या कोहेजन है, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के लिए। इवन एज वेल एज द गवर्नमेंट लेवल करप्शन, गवर्नमेंट के साथ साथ अगर बाकी प्राइवेट या बिजनेस लेवल पर भी करप्शन हो रहा है तो वो भी एक इंडेक्स होगा, वो भी एक मेजर होगा, जिससे किसी नेशन का, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडेक्स मेजर किया जाएगा। इंडिया की हम बात करें तो 2026 में इंडिया का रैंक 116th रहा है, जो 2025 में 118th एंड 2024 में 126 से इंप्रूव कर रहा है। दैट्स वेरी मच गुड, इसको हमें ना और इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी भी 116th पर है। सबसे अनहैप्पीएस्ट नेशन को देखो तो वो है यहाँ पर अफगानिस्तान, जो 147 पर है, मतलब हम में और अफगानिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं है हैप्पीनेस के मामले में। जीडीपी की बात नहीं सिर्फ यहाँ करें, हैप्पीनेस के मामले में। दूसरी तरफ जो टॉप 5 परफॉर्मर है वो नॉर्डिक नेशंस हैं, जैसे फिनलैंड 9 साल से कंसेक्यूटिवली टॉप पर है। अब भारत में जो लोग नाखुश हैं, चाहे आप धुरंधर मूवी देखे खुश रहे या नाखुश रहे, आपको कई लोगों को फिनलैंड भेजना पड़ेगा ताकि खुश रहे। ये नेशंस यहाँ पर ना जीडीपी कम होने के बाद भी, धुरंधर मूवी बनने नहीं बनने के बाद भी देखो खुश रह रहे हैं। आइसलैंड हो गया, डेनमार्क है, कोस्टा रिका है, स्वीडन है, एंड उनके कंपैरिजन में बाकी दूसरे नेशंस की बात करें, जीडीपी अच्छा होने के बाद भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं। इंडिया कंटिन्यूअसली 2022 से लगभग अच्छी तरह से अपवर्ड ट्रेंड में ही धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, चलो सेकंड टॉपिक पर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा, ये एक टर्म से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म एमएक्सेंस, जिसको लेकर आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने नए रिसर्च पब्लिश किए हैं, नया इसका क्रिएशन किया है। हालांकि ये जो मटेरियल है इस पे ऊपर काफी पहले से काम चल रहा है, 2011 से ही, बट अभी नए डेवलपमेंट हुए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए तो इससे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, दैट एमएक्सेंस, तो पहला स्टेटमेंट एमएक्सेंस के बारे में क्या है, दैट दे आर अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ 3 डायमेंशनल नैनोमटेरियल्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एक्सट्रीम हाइड्रोफोबिसिटी एंड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाइड्रोफोबिसिटी है, वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी है, या हाइड्रोफिलिसिटी है, वाटर को कैप्चर करने की, रिटेन करने की कैपेसिटी है, ये ना बिना जाने यहाँ पर तुक्का मार के सही नहीं होना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है, तो इसके बारे में ना सबसे पहले एमएक्सेंस के बारे में पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ना हम चलो एमएक्सेंस के बारे में ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टी आपको प्रीलिम्स में बड़ी काम आने वाली है। एमएक्सेंस के बारे में सबसे पहली चीज क्या याद रखनी कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, इट्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सॉरी। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दैट इट हैज, चलो दूसरी बात क्या है, हाइड्रोफोबिसिटी या फेलिसिटी की। तो एक्चुअली में जो हमारा एमएक्सेंस, ये जो मटेरियल है ना, ये काफी अच्छा हाइड्रोफिलिसिटी दिखाता है। हाइड्रोफिलिसिटी मतलब इसको पानी से प्यार है, फोबिसिटी नहीं है, डर नहीं है, फोबिया नहीं है क्या भाई पानी देख के डर लग गया, वो इंसानों को होता होगा। ये हाइड्रोफिलिसिटी इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों आपको बिल्कुल याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट बढ़िया मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, केमिकल स्टेबिलिटी भी है, और इन सब चीजों की वजह से इसको स्टोरेज डिवाइस के लिए, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, है ना, सी वाटर को फिल्टर करके उसको यूज करने के लिए, इंडस्ट्रियल वाटर जो है, जो इंडस्ट्रियल वाटर के सीवेज से निकलता है, उस वाटर को फिल्टर करके अगेन रीयूज करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए एमएक्सेंस नाम के हम इस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले याद रखनी है एमएक्सेंस की। राइट, अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन पे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ये चीज हमने देख लिया था। दूसरा क्या है भाई, स्टेटमेंट 2, दे आर नेचुरली ऑकरिंग मिनरल ओर्स एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट एंड स्ट्रिक्टली लैक एनी ट्रांजिशन मेटल्स इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारा मेटल है ना, इसको हम डायरेक्टली मिनरल ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नहीं, अगर ऐसा एमएक्सेंस नाम का डायरेक्टली मिनरल ओर से एक्सट्रैक्ट करने वाला मेटल होता है ना, तो आप अपने स्कूल में वो जो नहीं पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे तब भी देखते। ये एक्चुअली मैंने क्रिएट किया जाता है, लेबोरेटरी में इसको क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले ये 2 डायमेंशनल मटेरियल है जिसको 2011 में डिस्कवर किया गया था।
क्रिएट करने के लिए इसका एक बड़ा यूनिक केमिकल फॉर्मूला है, देखो इस तरह से हमने उसको लिखा है, जहां पे एम का मतलब होगा कोई ट्रांजिशन मेटल, मतलब एक ट्रांजिशन मेटल को यूज करना होगा। देन एक्स स्टैंड फॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन, ट्रांजिशन मेटल के साथ यहाँ पर कार्बन एंड नाइट्रोजन को भी हम यूज करेंगे। एंड देन टी मींस फंक्शनल ग्रुप ऑन द सरफेस आइदर ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल और फ्लोरीन। तो प्राइमरली जैसे टाइटेनियम कार्बाइड, ये टाइटेनियम कार्बाइड इसका एक वेरिएंट हो जाएगा, एमएक्सेन ग्रुप का वेरिएंट टाइटेनियम कार्बाइड। और ये टाइटेनियम कार्बाइड ना नेचुरली नहीं मिलता है, इसको क्रिएट करना पड़ेगा। कहां पर क्रिएट करना पड़ेगा? लेबोरेटरी में। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। 3. Due to their unique combination of high electrical conductivity, mechanical strength, and hydrophilicity, they are widely utilized in energy storage devices like supercapacitors and in water purification process such as desalination. एकदम करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 3 ही सिर्फ करेक्ट था, बाकी 1 एंड 2 रॉन्ग थे। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। और एमएक्सेन से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जो यहाँ राइट साइड वाला पार्ट है इसकी प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखनी है। नेचुरल स्टेज में नहीं मिलता है, दिस इज क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। मुझे द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाइड्रोकैपनिक हाइपोक्सिया फ्रॉम डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ क्या बोल रहा है? दैट डिप्लीटिंग ऑक्सीजन लेवल्स ड्यू टू राइजिंग CO2 इन मैंग्रोव वाटर थ्रेटनिंग द फिश नर्सरीज। जो मैंग्रोव वाटर है यहाँ पर ना CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, जिससे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कभी फिश नर्सरी के नाम से भी जाने जाते थे, फिश नर्सरी मतलब यहाँ पर आपकी फिश की बहुत सारी वेराइटीज मिलेंगी, वो ना धीरे 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 कम हो जा रही। 70%, 78% of the sites will experience stressful condition lasting 12 to 24 consecutive hours by 2100। मतलब जब हम 2100 22nd सेंचुरी में पहुंचने लायक हो जाएंगे, तब तक 78% तक ये मैंग्रोव साइट्स स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेंगे, खत्म होने के कगार पर रहेंगे। ये सुनामी वेव से भी बचाते हैं और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा मिलती है, स्पेशली फिशेस की बात करते हैं, कई प्लांट्स भी मिलते हैं। और अगर CO2 का लेवल यहाँ कंट्रोल नहीं हुआ तो इनको जो थ्रेट है ना, वो थ्रेट और बढ़ता चला जाएगा। यहीं पर हम हाइपर कैपनिंग एंड हाइपोक्सिया की बात करेंगे। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द फेनोमेनन ऑफ हाइपर कैपनिक हाइपोक्सिया इन एक्वेटिक इकोसिस्टम स्ट्रिक्टली पीक्स ड्यूरिंग द हाई टाइड एंड इन हाई सैलिनिटी कोल्ड वाटर एनवायरनमेंट। अब ये स्टेटमेंट सही या गलत, इसके लिए सबसे पहले हाइपर कैपनिक एंड हाइपोक्सिया की बात कर लें। तो हाइपर कैपनिक या हाइपर कैमनिया कब होता है? जब CO2 का लेवल ज्यादा होता है। और हाइपोक्सिया तुम जानते होगे कि जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, हम उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। सो व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज डिक्रीजिंग, इट इज हाइपोक्सिया, एंड व्हेन CO2 लेवल इज इंक्रीजिंग, इट इज हाइपर कैपनिया। राइट। अब हम स्टेटमेंट 1 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि हाइपर कैपनिक हाइपोक्सिया कब क्रिएट होता है? जब हाई टाइड हो। हाई टाइड के केस में, कोल्ड वाटर के केस में CO2 का प्रोपोर्शन नहीं इंक्रीज होगा गाइज। एक्चुअली वहां पर ना CO2 का प्रोपोर्शन ही O2 का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है। और हाइपर कैपनिक में हमको CO2 बढ़ाना है, ऑक्सीजन कम करना है, हाइपोक्सिया के केस में, हाइपर कैपनिक हाइपोक्सिया के केस में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट हो गया रॉन्ग, सेकंड, एन इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर एक्ट्स एज अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर दिस कंडीशन, strongly correlating with a stimulus decrease in dissolved oxygen and an increase in CO2 level। बिल्कुल जैसे जैसे वाटर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है ना, ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ना, उसका प्रोपोर्शन कम होता है और CO2 लेवल इंक्रीज हो सकता है, एक्चुअली इंक्रीज होता है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लाइमेट चेंज की वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट भी, मैंग्रोव जिस रीजन में मिल रहे हैं, जिस सी वाले पार्ट में मिल रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। दैट्स एक्चुअली द रीजन बिहाइंड इट। Third, prolonged exposure to this highly stressful condition is projected to shift the species composition in mangrove nurseries away from large reef-associated species towards less commercial valuable species। एकदम करेक्ट है कि जो हाई स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो रहे हैं, इससे धीरे धीरे मैंग्रोव नर्सरी, मतलब मैंग्रोव जहां पर पहले बहुत सारी वेराइटीज मिल रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। एंड नाउ दे आर बिकमिंग लेस कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज। लेस कॉमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज के रूप में इनका फॉर्मेशन हो रहा है, या लेस कॉमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज ये बनते चले जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा? 2 and 3 ओनली। हाइपर कैपनिक हाइपोक्सिया तुम समझ चुके हो। क्यों हाइपर कैपनिक हाइपोक्सिया होता है? जब लो टाइड वाले सिचुएशंस होते हैं, लो सैलिनिटी साइट्स एंड एक्चुअली वार्म ट्रॉपिकल रीजन में, जहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हाइपर कैपनिक हाइपोक्सिया के सिचुएशंस होंगे। क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर राइज क्लाइमेट चेंज की वजह से।
As per a study, a 10% increase in water temperature strongly correlates to 30% decrease in dissolved oxygen and 50% increase in CO2। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टडी है ये कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर इंक्रीज होगा वाटर टेम्परेचर में तो वो 30% ऑक्सीजन लेवल कम कर देगा और 50% CO2 का लेवल बढ़ा देगा। CO2 का लेवल बढ़ाएगा मतलब हाइपर कैप्निक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इसका मतलब हाइपोक्सिया क्रिएट होगा। तो ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो ही गया, CO2 के एमिशन से रिलेट हो गया। इसका हम इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या देखेंगे? वी विल हैव द इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कि जो फिश का नंबर था इन मैंग्रोव रीजन में वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फिश नर्सरी के रूप में जो हम बुला रहे हैं, अब नर्सरी जाते हो ना, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, तो ये मैंग्रोव में आपको फिश की बहुत सारी वेराइटीज मिलती है जो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि जब मैंग्रोव ही नहीं बचेगा तो फिश वेराइटीज कहाँ से बचेंगी? फिशेस को भी तो ऑक्सीजन लेवल चाहिए, ऑक्सीजन लेवल तो यहाँ पर कम हो रहा है, हाइपोक्सिया सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो ये इसके मेन इसके इम्पैक्ट हो जाएंगे, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी दिखेगा, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी है जो इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहती है, चाहे हम सुंदरबन की बात करें या ब्राजील, इंडोनेशिया, तंजानिया की बात करें, उनके लिए इकोनॉमिक इशू अराइज हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई इट हैज सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दैट्स व्हाई, राइट। बाकी स्लाइड्स को आप एक बार फिर से डिटेल में पढ़िएगा, आपके मेंस आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए ये हेल्प करेगा आपको। The next question is about approved list of models and manufacturers related to solar energy. Ministry of New and Renewable Energy extend ALMM framework to cover solar ingots and wafers from June 1, 2028। कि पहले से ये जो फ्रेमवर्क था ना, इसमें कुछ चीजें इंक्लूड थी, अब जून 1, 2028 से हम सोलर इनगट्स एंड सोलर वेफर्स को भी इंक्लूड करेंगे अपने ALMM फ्रेमवर्क में। ALMM फ्रेमवर्क मतलब अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर फ्रेमवर्क। पहला स्टेटमेंट यहाँ क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द टायर्ड स्ट्रक्चर, इसके ना कई टायर्ड स्ट्रक्चर हैं, इस ALMM फ्रेमवर्क के टायर्ड स्ट्रक्चर है, टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है। So as per the tiered structure, list 1 specifies approved models of solar PV cells, while list 2 exclusively dedicated to solar PV modules। अगेन यहाँ पर अक्कर बक्कर बम्बे बहु 80-90 पूरे 100 से आंसर नहीं निकलेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ALMM मॉडल का टियर क्या होता है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 या टियर 1 में सोलर पीवी मॉड्यूल्स कवर होते हैं, दूसरी तरफ लिस्ट 2 या टियर 2 में सोलर पीवी सेल्स कवर होते हैं। और स्टेटमेंट में मैंने उसको उल्टा करके दिया था, एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह से देगा that the tier 1 model or the list 1 of ALMM has solar PV modules। तो ये याद रहना चाहिए, टियर 2 में सोलर पीवी सेल्स हैं और जो नया टियर या नया लिस्ट इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे सोलर वेफर्स होंगे, सोलर इनगट्स होंगे, जिसको जून 2028 से इंक्लूड किया जाएगा। ये 3 टियर है ALMM मॉडल का, आप याद रखिएगा, 3 टियर स्ट्रक्चर। पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा क्या? Enlistment under the ALMM is not automatic and strictly requires a physical and technical inspection of the manufacturing facility by the National Institute of Solar Energy। बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ऑन साइट जाकर मॉनिटर करता है और तब जाकर जो भी प्रोडक्शन होता है उसको ALMM के अकॉर्डिंग क्लासिफाई या एनलिस्ट किया जाता है। ये कोई भी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ऑटोमेटिक प्रोसेस इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि अगर मॉनिटरिंग सही से नहीं होगी, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्पेक्शन सही से नहीं होगा, तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, द गवर्नमेंट्स पब्लिकेशन ऑफ द न्यूली एडेड लिस्ट 3 covering solar ingots and wafers is contingent upon at least 3 independent manufacturers reaching a combined operational capacity of 15 gigawatt। ये भी करेक्ट है कि गवर्नमेंट ने ये जो नया लिस्ट 3 या टियर 3 ऐड किया है सोलर इनगट्स एंड वेफर्स को इंक्लूड करने का, इसमें एक कंडीशन रखा गया है दैट इट इज कंटिंजेंट अपॉन एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर्स रीचिंग अ कंबाइंड ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 15 गीगावाट। जब तक 3 इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर इस कैपेसिटी तक नहीं पहुंचेंगे तो उनको टियर 3 लिस्ट में इंक्लूजन की बात नहीं होगी। इसलिए टारगेट रखा गया है 2 साल आगे का, 2028 का, कि 2028 तक जो भी हमारे सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इस 15 गीगावाट कैपेसिटी को, ऑपरेशनल कैपेसिटी को अचीव कर सकेंगे, कि उनके प्रोडक्शन से ना 15 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, तब जाकर हम टियर 3 को इंक्लूड कर लेंगे। इनकरेक्ट की बात करें तो ओनली स्टेटमेंट 1 वाज इनकरेक्ट, सो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 1, क्योंकि 2 एंड 3 दोनों करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। ALMM फ्रेमवर्क एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी रिलायबिलिटी बेंचमार्क है जो इंडिया में सोलर एनर्जी के केस में जो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था सोलर एनर्जी का, या सोलर एनर्जी की कैपेसिटी होने के बाद भी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन स्लो था, उसको सही करने के लिए बनाया गया है। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर 3 टियर स्ट्रक्चर हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। लिस्ट 1 में सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं, लिस्ट 2 में सोलर पीवी सेल्स हैं, लिस्ट 1 बुलाइए, टियर 1 बुलाइए, कुछ भी, और लिस्ट 3 जो कि 2028 से एप्लीकेबल होगा, इसमें सोलर इनगट्स या सोलर वेफर्स को इंक्लूड किया जाएगा।
बाकी इसके बारे में थोड़ा हम और बात कर लेते हैं। मैंडेटरी यूजेज की बात कर ले तो ओनली ALMM लिस्टेड इक्विपमेंट्स इज एलिजिबल फॉर यूज इन गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोडक्ट्स। कि जब भी सरकार कोई प्रोजेक्ट लगाएगी तो वहां पे ALMM लिस्टेड इक्विपमेंट्स ही होने चाहिए। चाहे आप कोई सोलर सेल यूज कर रहे हैं या 2028 के बाद से सोलर वेफर्स यूज करेंगे तो वो ALMM अप्रूव्ड होने चाहिए। उनकी क्वालिटी ALMM अप्रूव होनी चाहिए। उसके लिए एक इंस्पेक्शन बॉडी बनेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये जाके इंस्पेक्शन करेगी। इन सब कंडीशंस के बाद ही सरकार उसको यूज कर सकेगी। और सरकार के लिए कंपलसरी बना दिया गया कि आप कहीं पर भी अगर सोलर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हो तो ALMM लिस्टेड इक्विपमेंट से यूज करोगे। इससे ना क्वालिटी इंप्रूव होगी, और जब क्वालिटी इंप्रूव होगी तो उसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, सोलर कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। लिस्ट 3 के लिए प्री कंडीशन वो 15 गीगावाट वाला जो हमने बनाया है, ये भी सरकार ने टारगेट रखा है कि पहले हम अपने मैन्युफैक्चरर को देख तो लें, एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर को, कि कंबाइंड में भी वो 15 गीगावाट तक का ऑपरेशनल कैपेसिटी दे सकते हैं कि नहीं। जब वो देंगे तभी हम लिस्ट 3 पर शिफ्ट करेंगे। तो पहले हम क्वालिटी इंश्योर कर लेंगे, तब जाके हम बड़े बड़े टारगेट फिर बनाएंगे इसकी, हम सोलर एनर्जी का हमने ये टारगेट रखा है, वो टारगेट रखा है, वगैरह वगैरह। जरा स्क्रीन के अपने राइट साइड में देखो, यहाँ पे सोलर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन की हम बात कर रहे हैं। तो पॉलीसिलिकॉन जो कि रॉ मेटलर्जिकल सिलिकॉन है, हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है। फिर हम इनगट्स की बात कर ली, इनगट्स या वेफर्स ये लिस्ट 3 में आते हैं, है ना। सोलर सेल्स की बात करें तो लिस्ट 2 में है, और मॉड्यूल्स की बात करें तो लिस्ट 1 में है। आप एक बार इनको भी पढ़िए, राइट, गो थ्रू इट वंस, एक बार पढ़ लीजिए, बस पढ़ना है कि अच्छा इनगट्स जो है लिस्ट 3 में है तो क्या होता है भाई, द प्यूरिफाइड सिलिकॉन इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू लार्ज सॉलिड क्रिस्टलाइन ब्लॉक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर इनगट्स बोलाते हैं। वेफर्स क्या होता है, वेफर वो जो आप चॉकलेट खाते हो वेफर्स, द सॉलिड इनगट इज स्लाइस्ड इनटू अल्ट्रा थिन स्क्वायर्स। आप जो चॉकलेट खाते हो ना, उसमें एक स्क्वायर, एक एक जो आपका स्लाइस रहता है वो किसका बना होता है, तो वो स्टार्च का बना होता है ना, या सपोज वो मैदे का बना हुआ है, उसके बीच में फिर चॉकलेट का लेयर रहता है, फिर वो स्टार्च या मैदे वाला लेयर, फिर चॉकलेट, ऐसे करके इसी तरह यहाँ वेफर बनाया जाता है। ठीक है। सोलर सेल्स जो है तो बेयर वेफर्स आर ट्रीटेड विथ केमिकल्स एंड मेटेलिक वायरिंग टू मेक देम कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम सोलर सेल बोलते हैं, जो कि लिस्ट 2 में है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाइट रम्प्ड वल्चर। Why? Because the Sentinel में इस चीज को फिर से कवर किया गया that 6 endangered captive bred vultures freed in Assam aviary, कि 6 endangered कैटेगरी के। अब इंडेंजर्ड कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड था। इंडेंजर्ड कहने का मतलब कि ये थ्रेटन्ड थे, है ना, क्योंकि व्हाइट रम्प्ड वल्चर का जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड से थोड़ा और ऊपर बढ़ा हुआ है। ये पहले कैप्टिव ब्रीड कैपेसिटी में थे और अब इनको रिलीज कर दिया गया जंगल में कि जाओ खुले में जाओ, ऐसा करो, वहां पर जाके शिकार करो। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग को समझना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या, कैप्टिव ब्रीडिंग इज एन इमरजेंसी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही है, डिजाइन टू परमानेंटली मेंटेन इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्सक्लूसिवली विद इन रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एनवायरनमेंट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड थ्रेट। एक्चुअली ये एक इमरजेंसी प्रोविजन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन एनवायरनमेंट में कंजर्व करके रखते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, है ना, कैप्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं, मॉनिटर करते हैं उनके प्रोग्रेस को। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, इसका मेन टारगेट होता है कि जब ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो जाए, जब उनके नंबर स्टेबल हो जाए, हम उनको वापस जंगल में खुला छोड़ दें। परमानेंटली दे आर नॉट केप्ट विद इन ह्यूमन एनवायरनमेंट। वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या, the massive population collapse of the white rumped vulture, currently classified as critically endangered, is directly attributed to fatal kidney failure caused by consuming livestock carcasses treated with the veterinary drug diclofenac. Yes, diclofenac और बाकी मेडिसिन के वजह से फेटल किडनी फेल्योर या उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल्योर होने की वजह से इनके नंबर्स काफी डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पे किडनी फेल्योर और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों फेल्योर की वजह से व्हाइट रम्प्ड वल्चर और वल्चर की बाकी वेराइटीज के नंबर्स कम हो रहे हैं। करेक्ट की बात करें तो सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा, 2 ओनली। ठीक है। कैप्टिव ब्रीडिंग, या कैप्टिव ब्रीडिंग मैंने तुम्हें समझा दिया कि कैप्टिव ब्रीडिंग के केस में फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड इमरजेंसी मेजर होता है कि कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एनिमल ना एक्सटिंक्ट हो जाएगा। उसके नंबर ऑलरेडी कम हो चुके हैं, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है तो हम तुरंत क्या करेंगे, उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, मॉनिटर करेंगे। बट मेन टारगेट हमारा रहता है हमेशा के लिए कि हम री इंट्रोडक्शन करवाएं। जब कंजर्वेशनिस्ट को लगेगा कि अब इनके नंबर स्टेबल हो गए हैं, अब इनको वापस हम जंगल में छोड़ सकते हैं ओपन में, तो उनको वापस से री इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे यहाँ पे व्हाइट रम्प्ड वल्चर को किया गया। इससे होता क्या है कि उनके नंबर्स भी कंट्रोल हो जाते हैं और वापस से फिर वो नेचर के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर इनकी बात कर लिए तो व्हाइट रम्प्ड वल्चर वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड एंड स्मॉल ओल्ड वर्ल्ड वल्चर में इनका कैटेगरी होता है व्हाइट रम्प्ड वल्चर का। दे आर फाउंड इन इंडियन रीजन एज वेल, बाकी और साउथ एशियन नेशंस में भी मिलते हैं।
प्रीडोमिनेटली दे आर फाउंड इन प्लेन्स एंड एरियाज नियर ह्यूमन कल्टीवेशन। ये भी एक रीजन होता है जिसके वजह से ह्यूमन एनिमल कैरकासेस खाने की वजह से वो जो एनिमल्स की डेड बॉडी रहती है, कई बार किसान अपने खेत के आसपास फैला देते हैं कि कुत्ते नहीं आए, फेरल डॉग्स नहीं आए। उनसे बचने के लिए ये कैरकासेस जो फैलाए जाते हैं, वल्चर्स उनको जाकर खाते हैं और इससे उनकी डेथ भी होती है, राइट। इनके हम नंबर्स की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इनको कैटेगराइज किया गया है। इट मींस देयर नंबर्स आर रैपिडली डिक्रीजिंग। मेन रीजन इनके डेथ की होती है डाइक्लोफेनेक, और डाइक्लोफेनेक के अलावा बाकी और भी कई ड्रग्स हैं जिसके वजह से इनके नंबर्स धीरे 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 कम होते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 पर। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 अभी फिर से न्यूज में था, तो हम इस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया, आप पढ़ोगे और इससे रिलेटेड आंसर ढूंढोगे और ये करेक्ट इनकरेक्ट भी ध्यान रखोगे आंसर करने के टाइम में। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है लिक्विड पेट्रोलियम गैस के ऊपर, एलपीजी। एलपीजी का शॉर्टेज तो चल ही रहा है न्यूज में, हम यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करेंगे। अच्छा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करेंगे, यहाँ उससे रिलेटेड मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। यू नीड टू गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ एलपीजी। घर में खाना बनाते हुए, खाना बनाने के बाद, खाना बनाते हुए नहीं, खाना बनाने के बाद या खाना खाने के बाद आप एलपीजी की डिटेल्स देखना और इस क्वेश्चन का आंसर करना। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल हम लोग प्री सिक्योरिटी नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।